नमस्कार, स्वागत है आपका IIT न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा ये खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार ने लगातार तीसरे सत्र में अच्छी तेजी दिखाई है और आज निफ्टी ने लगाई है डबल सेंचुरी। ना सिर्फ बाजार अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखने में कामयाब हुआ है बल्कि अपनी रफ्तार को भी बाजार ने बढ़ाई है और निफ्टी निकल गया है 23,400 के ऊपर। एक छोटा सा हर्डल टेक्निकल एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि 23,400 निफ्टी के लिए बन सकता है। देखते हैं कि बाजार क्या उसको पार करता है और आगे स्ट्रेंथ दिखाता है। कल बजट पर फोकस है और बजट से पहले बाजार में हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक बाइंग आ गई है। ये मूड के लिहाज से भी काफी अच्छा है, सेंटिमेंट के लिहाज से भी। और माना यह जा रहा है कि बजट में आम आदमी को राहत देने के लिए, टैक्स के फ्रंट पर कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए सरकार कई राहत दे सकती है। देखते हैं कि कल वित्त मंत्री के पिटारे से क्या कुछ निकलता है। लेकिन आज बढ़िया तेजी निफ्टी बैंक में, हालांकि उतनी रफ्तार नहीं है। निफ्टी बैंक हल्की सी तेजी 80 अंकों की तेजी दिखा रहा है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर है। और आज फिर से हम देख रहे हैं कि इंडिया विक्स में 6% की गिरावट है। 16.25 का इंडिया विक्स हो गया है, कहां 18-19 के आसपास का विक्स हो गया था। तो विक्स में कमी आई है। 600 शेयर गिरने वाले हैं, लेकिन उसके मुकाबले 1900 से ज्यादा शेयर बढ़ने वाले हैं। तो हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 बढ़ने वाले शेयर बाजार में आज हैं। और मिड कैप स्मॉल कैप का मूड बहुत अच्छा है, यह मार्केट का ब्रेथ दिखा रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 2% के आसपास की तेजी है और मिड कैप इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं कि 1.5 से 2% के आसपास की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। फिलहाल करीब 900 अंक ऊपर है मिड कैप का इंडेक्स। सवाल यह है कि क्या बाजार में ये तेजी बरकरार रहेगी और आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अब वो 2 भागों में होनी चाहिए। एक तो आज से लेकर कल बजट पेश होने तक, यानी कि कल 11 बजे तक, और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होगा वो शुरू होगा बजट भाषण खत्म होने के बाद। यानी कि मान के चलेंगे कि 12:15 साढ़े 12 तक बजट भाषण खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी रणनीति अलग होगी। तो कल की रणनीति बनाएंगे, थोड़ी देर में एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और आपके लिए ट्रेड के लिए एक से बढ़कर एक शेयर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि मिड कैप का मेगा एक्शन आज क्या है और कौन से शेयर तेज रफ्तार से आग दौड़ लगाकर चल रहे हैं। 3 तस्वीरें लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर, उसके जरिए पता चल जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। तो ओला इलेक्ट्रिक ने आज खबर यह आई कि उन्होंने 8 नई बाइक्स लॉन्च की है, 8 नए स्कूटर इनफैक्ट, और शेयर में हम 7% के आसपास का उछाल देख रहे हैं। 11% अब ऊपर शेयर ये हो गया है। नवीन फ्लोरीन ये शेयर आज वायदा के टॉप गेनर में शामिल है और 1 साल की ऊंचाई पर है। 7.5% की तेजी अभी भी है। दरअसल नतीजे बड़े दमदार आए थे। Q3 मुनाफे में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। बजट से पहले जो डिफेंस रिलेटेड जो शेयर हैं वो गर्म हो रहे हैं। आप देखिए BEML करीब 7% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। तो ये सारे के सारे मिड कैप वाले शेयर जहां पर आज एक्शन तेज है, उनकी जानकारी। और इसमें देखिए कि एक भी गिरने वाला शेयर आज नहीं है। इससे यह पता चलता है कि मार्केट का सेंटिमेंट किस तरह से अभी चेंज हो रहा है। चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और ये समझते हैं कि आपकी रणनीति बाजार में आज क्या होनी चाहिए और ट्रेड आपको कहां पर मिल रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने टेक्निकल डेरिवेटिव एक्सपर्ट जेम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके IIT न्यूज़ स्वदेश पर। चलिए सीधे शुरुआत कर लेते हैं शो की निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। जी, तो गुड आफ्टरनून अभी। अक्षय जी, 23,000 निफ्टी ने रीगेन किया। रीगेन करने के बाद फिर से 400 अंक और जोड़ दिए। लगातार तीसरे सत्र में अच्छी तेजी है। सामने बजट खड़ा है। आप एक काम कीजिए, 3 घंटे का ट्रेड तो आप दीजिए, साथ ही यह भी बताइए कि कल अगर किसी को सुबह कम से कम 11 बजे तक का ट्रेड लेना हो तो निफ्टी में किस साइड का होना चाहिए, और निफ्टी बैंक पर भी लगे हाथ आप व्यू दे दीजिए। जी, तो कल 11 बजे तक ट्रेड लेना है तो पॉजिटिव ट्रेड्स की तरफ ही बिठाइए, क्योंकि अगर आज फर्स्ट डे ऑफ न्यू सीरीज है, फरवरी सीरीज, सबसे इंपॉर्टेंट आज चीज है कि मैं इंडिया विक्स को देख रहा हूं। वोलेटिलिटी इंडेक्स 2 दिन में इंडिया विक्स ओवर 10% गिर चुका है। विक्स का गिरना मींस फियर जो है सिस्टम में, जो डर था सिस्टम में, वो निकल रहा है। तो एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि ऑप्शंस बेचने वाले कल से अपनी पोजीशनिंग करना चालू कर दिए। जब भी ऑप्शंस बेचने वाले आते हैं तो कम से कम एक राहत वाली बात है, आपको डाउनसाइड तो कैप होगा, ये वाला आश्वासन
आश्वासन ऑप्शंस का बिल्डअप डेरिवेटिव सेगमेंट में मिल रहा है। तो कल 12 बजे तक आपको व्यू बनाना है, तेजी की तरफ बनाइए। हालांकि हम अभी 23,450 का एक रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ 500 550 तक चल सकती है निफ्टी, पर यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर है तो मौके और बेहतरीन बन सकते हैं। बैंक निफ्टी में और थोड़ा रेजिस्टेंस एरिया जो है 49,700 तक है, वहां पे 300-400 पॉइंट ऊपर चलने की गुंजाइश है। तो अगर आप बजट के पहले अपना ट्रेडिंग पैटर्न दो सेगमेंट में ब्रेक करना चाहते, बिफोर बजट आफ्टर बजट, तो बाय करने की सलाह है इंडाइसेस में अहेड ऑफ द इवेंट। ठीक है, अहेड ऑफ द इवेंट देखिए, कन्विक्शन लौट है हमारे एक्सपर्ट्स का भी और आपको खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं अक्षय जी, दोनों के दोनों इंडेक्स में। अक्षय जी, शेयर बताइए। अब लोग ना जानना चाहते हैं कि बाजार में जब थोड़ा सा माहौल अच्छा हो रहा है तो मौके कहां बन रहे हैं, बजट के लिहाज से भी, और आज जहां पर आपको मौके अच्छे दिख रहे हो इंट्राडे के लिहाज से भी, आप दोनों शेयर बता दीजिए। जी, अशोक लेलैंड ये पहला स्टॉक है। ऑटो क्षेत्र में बहुत ही बड़ी रिकवरी हमने बॉटम से देखी हुई है, और ऑटो क्षेत्र ऐसा एक क्षेत्र था जो काफी पिटा हुआ था, शॉर्ट पोजीशनिंग काफी थे, और जो नई सीरीज है फरवरी सीरीज, उसमें काफी लॉन्ग एडिशंस देखे। तो एक रिवर्सल वाले पैटर्न बहुत सारे स्टॉक्स में हमने स्पॉट किए हुए। इसमें अशोक लेलैंड जो है एक रूरल कंजम्पशन थीम से भी बेनिफिट कर सकता है बजट में, तो बजट रिलेटेड भी इसमें एक फ्लेवर है। तो अशोक लेलैंड पे खासकर आप ध्यान रखिए। आज ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है और मेरे हिसाब से 8 या 9 फरवरी के इसके नतीजे हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल जो सेटअप बनता चल रहा है बहुत ही बेहतरीन है, सबसे बढ़िया टेक्निकल सेटअप है। और उसके चलते 230 और 235 ये दो टारगेट मैं अशोक लेलैंड में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आपको स्टॉप लॉस 209 का बनाना है ये बाइंग ट्रेड में। दूसरा है नेल्को, नेशनल एल्यूमिनियम मेटल्स क्षेत्र से ये स्टॉक बिलोंग करता है, और यहाँ भी एक पॉसिबल रिवर्सल या बॉटम फॉर्मेशन के संकेत हमें प्राइस पे दिख रहे हैं। 190 का एक सपोर्ट बेस बन चुका है, और इसके चलते जो रिकवरी रैली मिलेगी इसमें आपको 210 और 215 ये दो टारगेट आपको नेल्को में बनते हुए दिखेंगे। 189 का आपको एक स्टॉप लॉस ये ट्रेड में बनेगा। तो नेल्को, अशोक लेलैंड, ये दो स्टॉक्स पे आपको बाइंग की तरफ ध्यान रखना है। नेल्को और अशोक लेलैंड ये दो की दो बाय कॉल्स होंगे अक्षय जी की तरफ से। एक काम करते हैं कि मिड कैप में आज एक्शन और कहां पर हो रहा है, एक बार जरा उसकी झलक दिखा देते हैं आपको, और उसके बाद हम आगे एक दिग्गज मैनेजमेंट को भी जोड़ेंगे। आज मिड कैप में जो तेजी वाले शेयर है ना, वो टिपिकली वो शेयर हैं जिनको हम बजट से जोड़ के देखते हैं। आईआरबी इंफ्रा का प्ले, मझगांव डॉक, ये डिफेंस का प्ले हो गया, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, आरवीएनएल लगातार हम तेजी देख रहे हैं। ये रेलवे को लेकर अगर कुछ बड़े ऐलान होते हैं मॉडर्नाइजेशन को लेकर, उसका फायदा आरवीएनएल से को मिलेगा। हडको इंफ्रा रियल एस्टेट वाली कंपनी है, सरकारी कंपनी, इसमें हम तेजी आज के सत्र में देख रही हैं। ये आप दिखा दीजिए सारे एक साथ ये ग्राफिक्स अगर आ जाएं तो। मिड कैप में अगर हम गिरने वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो वॉलपूल ये शेयर लगातार गिरावट वाले ट्रेंड में है, और कल खबर ये आई थी कि इनकी जो यूएस की जो पेरेंट कंपनी है वो अपना फिर से स्टेक यानी कि कंपनी में हिस्सेदारी घटाने पर का फैसला ले रही है, और उसके चलते वॉलपूल में गिरावट लगातार जारी है। और आज देखिए 8-8.5% कल ये 20% के लोअर सर्किट पर ये शेयर था। तो वॉलपूल अगर हम 5 सत्र की बात करें तो 30 से 35% के आसपास की गिरावट आ गई है। फोर्टिस हेल्थ यहां पर नरमी है। केपीआईटी टेक नतीजों के दम पर हमने देखा था कि 2 दिन में बहुत ही शानदार तेजी आई थी, आज हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग यहां पर है, और मैनकाइंड फार्मा में भी दबाव है 2% के आसपास को। तो ये कुछ गिरने वाले शेयर हैं, आज संख्या तादाद कम है गिरने वाले शेयरों की, इन पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक काम करते हैं, तीसरी तिमाही में डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के जो नतीजे आए हैं उसकी बातचीत कर लेते हैं। आय करीब 11% बढ़ी है, मुनाफा 19% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन पर हल्का दबाव देखने को मिला है। तो जरा मैनेजमेंट से समझते हैं कि ये मार्जिन पर ये कॉम्प्रेशन क्यों है, और इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के सीईओ शंखा बनर्जी। मिस्टर बनर्जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। हम ये देख रहे थे कि जो रेवेन्यू पर सैंपल है वो फ्लैट रहा है ईयर ऑन ईयर की बात करें, और एबिडा भी पर सैंपल उसमें भी 1% के आसपास की ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिली है। ये डिक्लाइन क्यों है सर, और क्या यहां से आप चीजें आगे इंप्रूव होते हुए देख रहे हैं? तो रेवेन्यू पर सैंपल और ये जो है, हम कोई इस मेट्रिक को हम नहीं करते हैं फॉलो। जो बेटर मेट्रिक है वो है रेवेन्यू पर पेशेंट,
और रेवेन्यू पर पेशेंट में ग्रोथ है, क्योंकि जिसने हम बंडल्ड पैकेजेस हमारी सेल बढ़ेगी तो उसके जो टेस्ट सैंपल या पर टेस्ट प्राइस या पर सैंपल प्राइस पे फोकस नहीं रहता है, इसलिए टेस्ट पर पेशेंट और रेवेन्यू पर पेशेंट पे फोकस रखते हैं। और दोनों ही मेट्रिक हमारे वर्सेस लास्ट क्वार्टर हमारे बढ़े हुए हैं। ठीक है मिस्टर बनर्जी, ये भी बताइए कि मार्जिन में भी हमने प्रेशर देखा है, क्या ये प्रेशर आगे भी होगा या फिर इसमें हम सुधार देखेंगे? और ये बताइए कि ये प्रेशर आया क्यों है? तो मार्जिन की बात हम जब करते हैं, हम हमेशा बताते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर मार्जिन हमारे थोड़े फ्लक्चुएट करते हैं। और Q3 जो है हमारा थर्ड क्वार्टर थोड़ा सा मार्जिन और रेवेन्यू के हिसाब से थोड़ा वीक रहता है। और ये हिस्टोरिकल ट्रेंड ऐसा ही है, और हमारे फर्स्ट हाफ के मार्जिन सेकंड हाफ से हमेशा थोड़े बेटर रहते हैं। तो अगर आप YTD लेवल पे मार्जिन को देखेंगे, YTD मार्जिन हमारे लास्ट ईयर सेम 9 मंथ्स के हिसाब से आगे ही चल रहा है। और ओवरऑल हमने जो गाइडेंस दिया हुआ है 27 to 28% मार्जिन पूरे साल का, उस रेंज में हमारा ये मार्जिन रहना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे शंखा जी। आपने ये जो तिमाही अभी चल रही है इसमें आपने कोई प्राइस हाइक नहीं लिया है, लेकिन आपकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने दाम बढ़ाने का फैसला किया है। यहाँ तक कि जो ऑनलाइन प्लेयर्स हैं उन्होंने भी प्राइस हाइक अनाउंस किया है। ऑलरेडी लास्ट ईयर हमने प्राइस हाइक आते हुए देखे हैं। ऐसा क्यों है? मतलब ये किसी स्ट्रेटजी के तहत है या फिर मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिहाज से, अपने जो आपके जो कस्टमर्स हैं उनको बरकरार रखने के लिहाज से, इसलिए आपने फैसला किया ये? देखिए, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स हम शुरू से यही बता रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो एक वॉल्यूम लेड ग्रोथ, पेशेंट या सैंपल वॉल्यूम लेड ग्रोथ पे है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म ज्यादा सस्टेनेबल ग्रोथ हम मानते हैं उसी से आती है। प्राइसिंग हम देख रहे हैं, हाँ मार्केट में है कुछ कॉम्पिटिटर जो शायद प्राइसिंग लेना चाहते हैं, इंक्रीज लेना चाहते हैं, और हमारी जो स्ट्रेटेजी है जिसमें कि हम Tier 3 Tier 4 छोटे टाउन्स में जा रहे हैं, वहां पे जो कंपटीशन है उसके साथ, ताकि हम इफेक्टिवली compete कर पाए, हम उसलिए प्राइसिंग को मेंटेन करना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे को नियर फ्यूचर में भी कोई प्राइस इंक्रीज का प्लान है नहीं। बट हम एवरी 3-6 मंथ्स हम इसको रिव्यू करते रहते हैं। जब हमको लगेगा कि हाँ प्राइसिंग इंक्रीज नेसेसरी है, या हम करना चाहते हैं फॉर सम किसी स्ट्रेटेजिक नीड के लिए, या कोई हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अगर इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो हम उस टाइम पे हम ज़रूर उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है मिस्टर बनर्जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपको आगे की तिमाहियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब के CEO से बातचीत कर रहे थे। शेयर की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि एक सपाट ट्रेंड है, और अक्टूबर में 3,500 रुपये के आसपास का भाव था, वहां से लगातार हमने प्रेशर देखा है डॉक्टर लाल पैथ लैब के शेयर पर। छोटे मोटे बाउंस आए हैं बट वो सस्टेन कर नहीं पाए हैं उस तरह से। इस वक्त 2,250 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं। आपसे जानना चाहेंगे अक्षय जी, स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है और क्या कोई ट्रेड आप सुझाना चाहेंगे इसमें? ये देखिए, टेक्निकल स्ट्रक्चर मजबूत है। अगर आप थोड़ा सा मिड टर्म के हिसाब से जो 2 से 3 महीने का व्यू है उस हिसाब से सोचे, अगर ट्रेडिंग वाला आप मौके ढूंढ रहे हो, जैसे डे ट्रेडिंग कीजिए या कैरी फॉरवर्ड BTST कीजिए, तो एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड हो रहा है 2,900 का। तो ट्रेडिंग के मौके है नहीं। अगर आपके पास है तो आपको होल्ड करना है। अगर आपके पास थोड़ा सा समय है 1.5 महीने का, तो भी आप बाय कर सकते हैं। तो कुल मिला के 2600 एक एरिया है जो एक बहुत ही अहम सपोर्ट मैं मान रहा हूँ लाल पाथ लैब्स में है। स्टॉक में एक रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है करंट लेवल से। रिकवरी अगर मिलती है हमें तो 3,300 या 3,400 जो स्विंग हाई दिखा था हमें 2-3 महीने पहले, वो वापस दिख सकते हैं। तो बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी बनाइए। रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे 2600 के नीचे अपना स्टॉप लॉस बनाइए। ठीक है, 2,600 रुपये पर स्टॉप लॉस लगा के चलना है आपको डॉक्टर लाल पैथ लैब पर। लेकिन चलिए बजट के बारे में बातचीत करते हैं, और कल बजट पेश होगा 11 बजे संसद में। लेकिन बजट में उम्मीदें सभी को हैं कि कम से कम टैक्स में राहत मिले। मिडिल क्लास या फिर जो लोअर इनकम ग्रुप है वो राहत की मांग कर रहा है लंबे समय से, और खबर निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से कि सरकार लो इनकम ग्रुप को बजट में आयकर में राहत दे भी सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, निश्चित तौर पर बड़ी राहत होगी और इसकी उम्मीद भी लोग लंबे समय से कर रहे हैं, और इकोनॉमी की जो स्थिति है
उसको भी थोड़ा सा स्टिमुलेट करने के लिए ये जरूरी भी है। बताइए, आपके पास जानकारी क्या है इसके संबंधित? देखिए, सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाना, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाना। लिहाजा इस बात की संभावना है कि बजट में सरकार कई तरह के ऐलान कर सकती है ताकि जो लो इनकम ग्रुप है, मिडिल क्लास है, उसको फायदा हो। जहां तक सैलरीड क्लास की बात है, टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव से संबंधित जहां तक मसला है, कई लेवल पर इससे संबंधित चर्चाएं हुई हैं। इंडस्ट्री ने भी अपने सुझाव दिए हैं। सरकार के अंदर भी कई मोर्चों पर इस मसले को लेकर बातचीत हुई है और इस बात की संभावना है कि सरकार सैलरीड क्लास को, जो लो इनकम ग्रुप है, उसको राहत दे सकती है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से जो न्यू टैक्स स्लैब है, न्यू टैक्स रेजीम है इनफैक्ट, उसके तहत सरकार कुछ रियायतें दे सकती है, जिसमें खासकर जो 3 लाख से 7 लाख कैटेगरी के जो टैक्स पेयर्स हैं, जो इनकम ग्रुप है, उसको राहत दी जा सकती है। टैक्स एग्जेम्पशन की जो लिमिट है ओवरऑल तमाम एग्जेम्पशंस के साथ, जो इस वक्त 7,26,000 रुपए के आसपास है, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पे इससे जो सैलरीड क्लास है उसको बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाना चाहती है। कई तरह के दूसरे विकल्पों पर भी चर्चाएं हुई हैं और इससे संबंधित घोषणाएं हम देख सकते हैं। हालांकि ये जो बदलाव है ये न्यू टैक्स रेजीम के तहत देखने को मिलेगा। सरकार प्रोसेस को भी और ज़्यादा आसान बना सकती है ताकि जो ट्रांजिशन है ओल्ड टैक्स रेजीम से न्यू टैक्स रेजीम के तहत, उसमें और तेज़ी आए। इसके अलावा बड़े टैक्स स्लैब में, खासकर हायर टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव हों, इस बात की संभावना कम है। लेकिन हाँ, लो इनकम ग्रुप के लिए, मिडिल क्लास के लिए बड़ी घोषणाएं हों, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि कई लेवल पर इस मसले पर चर्चाएं हुई हैं, प्रेजेंटेशन दिए गए हैं। सरकार के सामने डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाना, हाउस होल्ड इनकम को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा इससे संबंधित घोषणाएं होते हुए हम देख सकते हैं। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो टैक्स में राहत दे सकती है, और टैक्स में अगर राहत मिलती है तो बड़ा फायदा किसे होगा? कंज्यूमर स्टॉक्स को होगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले स्टॉक्स को होगा, जहां पर लोग पैसे खर्च करेंगे। और हम देख रहे हैं कि बजट से पहले ना, आज आप देखिए, गौर कीजिए, नेस्ले के नंबर आए, करीब 6% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। टाटा कंज्यूमर में 5-5.5% के आसपास की तेजी है। कल्याण ज्वेलर्स एक और शेयर जहां पर तेजी है। इसके अलावा टाइटन, ट्रेंट, ये अच्छे गेंस के साथ कारोबार कर रहे हैं। अक्षय जी, कहीं आपकी नजर कंजम्पशन स्पेस में कुछ अगर ट्रेड लेना हो, पोजिशनल बाइंग करनी हो, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस बजट का मेन थीम जो है वो कंजम्पशन स्पेस की ओर देखा जा रहा है, क्योंकि आपको जो है मिडिल क्लास के कंजम्पशन स्पेंडिंग को बढ़ावा देना ही है। तो इसके चलते जो है कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स, इनमें जो है पहले से ही बजट के पहले एक एंटिसिपेशन रैली स्टार्ट हो चुकी है। तो कोई भी नाम ले लो आप, इसमें स्पेसिफिकली अगर मुझे प्राइस पैटर्न्स के दौर पे अगर स्टॉक्स चुनना है तो टाइटन और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये दो नाम मुझे सबसे बेहतरीन लग रहे हैं, क्योंकि ये दोनों स्टॉक्स है जो निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स है और जिनमें एक जो है ट्रेडिंग के भी जो वॉल्यूम से काफी बेहतरीन है, पार्टिसिपेशन ज्यादा है। तो HUL जो एक काफी पिटा हुआ शेयर है, एक बेस बना के रिकवरी का अटेम्प्ट कर रहा है, ये सबसे बेस्ट पिक रहेगा FMCG स्पेस से। 2454 का करंट मार्केट प्राइस है। बाय करके होल्ड करने की रणनीति है, कम से कम एक हफ्ते का टाइम दे, 2600 तक आपको दिख सकता है स्टॉक, और इसमें आपको 2350 के नीचे स्टॉप लॉस बना के चलना है। टाइटन जो एक इसमें भी एक जो प्राइस पैटर्न हमने स्पॉट किया है बहुत ही बढ़िया है। इंट्राडे में तो बजट के पहले ही इसमें आपने 3 से 4% प्लस गेन्स देख चुके हैं। एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है अभी, नेक्स्ट जो है लेवल 3550, जिसके बाद आपको स्टॉक 3800 तक भी दिखा के सरप्राइज कर सकता है। तो टाइटन और HUL, ये दोनों स्टॉक्स पे आपको बारीकी से ध्यान देना है। बजट का थीम भी है और प्राइस पैटर्न भी दोनों का बहुत ही तगड़ा है। ठीक है, टाइटन और HUL ये दो शेयर आप अपने फोकस लिस्ट में रखिए। और 2450 के स्तर से ही हमने देखा था कि HUL में थोड़ी सी कमजोरी हावी हुई थी, नतीजे भी थोड़े से कमजोर साइड पर आए थे, लेकिन अच्छे से फिर रिबाउंड किया है HUL ने, फिर से 2450 के लेवल तक ये शेयर पहुंच गया है। करीब 2% के आसपास की तेजी है। तो HUL और टाइटन 4.5% की बहुत ही सॉलिड तेजी। और आज दिन में ऐसा कई बार हो गया कि हमारे कई एक्सपर्ट जुड़े अलग अलग शोज में, उन्होंने भी टाइटन को अपने पसंदीदा लिस्ट में शामिल किया है। तो ये दो शेयर आप अपने
फोकस लिस्ट में रख के चलिए, आप यहाँ ट्रेड अभी भी ले सकते हैं। आप इस वक्त देखिए निफ्टी करीब 215 अंक ऊपर है और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी धीरे धीरे तेजी आ रही है। 225 अंकों की स्ट्रेंथ जो है निफ्टी बैंक में भी आ गई है। 49,500 के आंकड़े को निफ्टी बैंक ने पार कर लिया है। लेकिन नतीजों का सीजन भी चल रहा है, निफ्टी के आधे से ज्यादा नतीजे आ गए हैं और आज जो नजर है वो है सन फार्मा के Q3 के नंबर्स पर। क्या अनुमान है, उम्मीदें बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण बताइए कैसे आएंगे नतीजे? देखिए, सन फार्मा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है। रेवेन्यूज़ और एबिटा में 10% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, मुनाफे में करीब 13% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। मार्जिन फ्लैट रहेंगे 27.6% के आसपास। अब मदद जो मिलेगी वो पूरी तरह से जो हायर स्पेशलिटी सेल्स है वहाँ से आपको देखने मिलेगी और साथ ही साथ रेवलीमेंट की जो सेल्स है उसमें थोड़ी बहुत आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। ग्लोबल स्पेशलिटी सेल्स जो है उसमें 3% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ यूएस के मार्केट्स में साल दर साल अगर आप देखें तो करीब 12% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। भारतीय मार्केट्स में करीब 10% की ग्रोथ होगी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो 9% के आसपास की ग्रोथ जो है वो कंपनी डिलीवर करने वाली है। हालांकि तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो कंपनी की जो ओवरऑल R&D स्पेंड्स है वो बढ़ सकते हैं और इसका असर जो है कंपनी के मार्जिन्स पे आपको थोड़ा बहुत देखने मिलेगा। नज़र में रखेगा जो ओवरऑल ब्रांडेड जेनरिक सेल्स है कंपनी की वो कैसे निकल के आती है और साथ ही साथ जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस और क्लिनिकल ट्रायल कंपनी कर रही है उसके ऊपर क्या अपडेट कंपनी देती है वो आप देखेगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे नतीजे तो अच्छे रहने का अनुमान है। ठीक है, सन फार्मा नतीजों से पहले हम देख रहे हैं कि करीब 0.25% के आसपास के गेन्स हैं। अक्षय जी, क्या करना चाहिए सन फार्मा में? मतलब बढ़िया कंपनी, लीडर अपने सेक्टर की, 1750 रुपए के प्राइसेस इसके, कोई ट्रेड आप नतीजों से पहले सुझाएंगे या फिर नतीजे आने दें उसके बाद कोई रणनीति बनाएंगे? देखिए, नतीजों के पहले जो ऑप्शन चेन का हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं 1700 के स्ट्राइक के पुट में फरवरी मंथ में बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट है, तो एक सपोर्ट बनने की तो कंफर्मेशन मिल पा रही है। और जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं मैसिव रेजिस्टेंस है 1800 पे। तो 1800 1780 ये बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस है। ऑलमोस्ट हम बीच के रेंज में है 1800 और 1700 के। तो मैं कहूंगा कोई नया ट्रेड बनने के तो मौके नहीं दिख पा रहे, तो ट्रेड न ले बिफोर द इवेंट, क्योंकि एक रेंज बाउंड सिनारियो है। तो जिनके पास ऑलरेडी है शेयर उनको 1680 ये स्टॉप लॉस बना के होल्ड करना है। एक म्यूटेड रिएक्शन रहेगा नतीजों के बाद या डाउनसाइड कम रहेगा, ये फिलहाल अनुमान बैठ रहा है, बट कोई तोड़फोड़ रैली होने की भी बात नहीं है। तो एक रेंज बाउंड एक्सपेक्टेशन के साथ आप होल्ड करें। अगर आपके पास सन फार्मा है 1680 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, 1680 का स्टॉप लॉस सन फार्मा के लिए होल्ड करने की सलाह है। शेयर अभी ये और चलेगा। चलिए, इसके साथ ही शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है, लेकिन